हम सब कुछ ना कुछ अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यही हमारी रियलिटी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि वास्तविकता क्या है? जो भी हम देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सारा एग्जिस्टेंस क्या वो आर्टिफिशियल है? और शायद इसका जवाब हाँ हो सकता है। सिम्युलेशन का मतलब होता है एक ऐसी टेक्निक जिससे हम रियल वर्ल्ड, हमारी वास्तविक दुनिया को एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना के उसमें चला सकते हैं, जैसे कि एक वीडियो गेम। यह आइडिया कि हमारा यूनिवर्स एक सिम्युलेशन है, ये नई थ्योरी नहीं है। ऐसी थ्योरीज हमारे एंशिएंट कल्चर्स में पाई गई है, पर मॉडर्न सिम्युलेशन थ्योरी दी है निक बोस्ट्रम ने, जो एक फिलोसोफर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। 2003 में उन्होंने इसी सब्जेक्ट पर एक पेपर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सिम्युलेशन में रहना पॉसिबल है। उन्होंने अपने पेपर में एंसेस्ट्रल सिम्युलेशन के बारे में लिखा है। वो कहते हैं कि जब किसी सिविलाइजेशन के पास इतनी टेक्नोलॉजी और पावर हो कि वो सबसे रियलिस्टिक सिम्युलेशन बना पाए, तो वो सिविलाइजेशन सबसे पहले अपने खुद के प्रारंभिक अस्तित्व का सिम्युलेशन बनाएगी। इस थियोरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। मान लीजिए कि आप एक वीडियो गेम के कैरेक्टर हैं और आपके पास फ्री विल है, मतलब आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने अचानक से सोचा कि क्यों ना मैं एक कंप्यूटर बनाऊं और उसमें एक वर्ल्ड जो बिल्कुल मेरे वर्ल्ड जैसा हो। तो इस चीज़ को हम कहेंगे अ सिम्युलेशन विद इन अ सिम्युलेशन। जैसे कि एक रशियन रेस्टिंग डॉल, एक सिम्युलेशन के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। पर जहाँ से इन सारे सिम्युलेशंस की शुरुआत होती है, उसे कहते हैं बेस रियलिटी या ओरिजिनल रियलिटी। जब इलोन मस्क को पूछा गया कि उन्हें क्या लगता है कि हम एक ओरिजिनल रियलिटी में रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके चांसेस 1 in a billion है। No, there's a 1 in billions chance that this is base reality, what it suggests. Right. And actually, I mean, arguably we should hope that that's true, because otherwise, if civilization stops advancing, then that may be due to some calamitous event that erases civilization. So maybe we should be hopeful that this is a simulation, because otherwise... So they could reboot it. Well, otherwise, either we're going to create simulations that are indistinguishable. यही सेम क्वेश्चन नील डिग्रेस टाइसन को पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि 50-50 चांसेस है। Someone told me that they believe that we are living a simulation. And they told me, they were like, ants in an ant farm don't know they're in an ant farm. They think the ant farm is the world. Correct. And we have built that ant farm and we're looking at them and they in turn are building something else. Do you think that we might just be a simulation of something else? I wish I had a good argument against that, and I do not. Just start with a real universe, and then you get you get bored, and then you say, I'm going to program. You have computing power. You program a universe in your computer and give the life forms in there the belief that they have free will. Then those life forms create a universe within their computer, allowing their life forms to think they have free will. And it's computers all the way down. Now you close your eyes and throw a dart. Which of all of these universes are you most likely to? सिम्युलेशन थियोरी कोई साइंटिफिक थियोरी नहीं है। ये मैथ्स नहीं, फिलोसॉफी है। फिजिक्स नहीं, मेटाफिजिक्स है। और इसीलिए हमें हार्ड एविडेंस की ज़रूरत है कि हम एक सिम्युलेशन में जी रहे हैं, और इसका प्रूफ हमारे आसपास ही है। यूनिवर्स के शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, जब स्पेस और टाइम नहीं थे और पूरा यूनिवर्स एक टेनिस बॉल की साइज़ में समाया हुआ था, जिसका टेम्परेचर क्वाड्रिलियन डिग्रीज था। और अचानक से बिग बैंग हुआ। सब मटेरियल बाहर की ओर लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से निकलता है, और 14 बिलियन ईयर्स के बाद हमें गैलेक्सीज और प्लैनेट्स मिले। तो क्वेश्चन ये आता है कि बिग बैंग के पहले क्या था? अगर रिलीजन की माने तो गॉड ने ही हर चीज़ बनाई है, लेकिन गॉड बिग बैंग से पहले कहाँ थे? अगर यही क्वेश्चन हम एक फिजिसिस्ट को पूछे, तो वो आंसर देंगे क्वांटम फॉर्म, डार्क एनर्जी और ऐसी ही कुछ अजीबो गरीब चीज़ें जो समझ के परे हो। पर जो चीज़ हम समझ सकते हैं
वो ये कि बिग बैंग से पहले यूनिवर्स निष्क्रिय था, इनएक्टिव। और जैसे हम किसी कंप्यूटर को स्टार्टअप करते हैं वैसे ही किसी ने हमारे यूनिवर्स को स्टार्ट किया। और जैसे हमारे कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स होते हैं वैसे हमारे यूनिवर्स में लॉज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक्स कांस्टेंट, यहाँ तक कि हमारी खुद की कॉन्शियसनेस भी सिमुलेशन का ही हिस्सा है। अगर आपने इस थियोरी के बारे में पहले नहीं सुना तो आपको ये बकवास लग सकती है, पर दुनिया के कुछ जाने माने साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट और फिलोसोफर्स इस पे बिलीव करते हैं और वो प्रूफ भी देते हैं। अगर हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, एक आर्टिफिशियल रियलिटी में, तो जाहिर सी बात है इसमें ग्लिचेस आएंगे ही। ग्लिच का मीनिंग होता है किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या मशीन में फॉल्ट या डिफेक्ट। फिलिप के डिक एक बहुत ही पॉपुलर साइंस फिक्शन राइटर है जिनकी नॉवेल्स पर कई सारी मूवीज़ बनी हैं, जैसे कि ब्लेड रनर, माइनॉरिटी रिपोर्ट, टोटल रिकॉल। और वो मानते हैं कि कई सारे यूनिवर्सेस हैं और कभी कभी वो यूनिवर्सेस हमारे यूनिवर्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और इस इफ़ेक्ट को कहा जाता है द मंडेला इफ़ेक्ट। ये तब होता है जब बड़ी संख्या में लोगों के पास ऐसी घटनाओं की यादें होती हैं जो रियलिटी से मेल नहीं खाती या कभी हुई ही नहीं होती है। इस इफ़ेक्ट का नाम नेल्सन मंडेला के नाम पर रखा गया है क्योंकि लाखों लोगों को ये याद है कि उनकी डेथ जेल में हुई थी, लेकिन ये सच नहीं है और उनका अंतिम संस्कार टीवी पे 2 घंटों तक दिखाया गया था। इसके और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लूनी टून्स, पर वाकई में ये है लूनी ट्यून्स, या फिर स्केचर्स, पर इसमें टी की जगह CH आता है, या फिर हॉकी को इंडिया का नेशनल गेम कहा जाता है, लेकिन इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं। हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम्ड रियलिटी में रह रहे हैं और ये हमें तब पता चलता है जब कोई वेरिएबल चेंज होता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आपने एक पल पहले जी चुका है? इसे डेजा वू कहते हैं इंग्लिश में। और फिलिप के डिक और बाकी लोगों की माने तो ये तब होता है जब एक सिमुलेशन खुद को करेक्ट करता है न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अब संदेहवादी लोग इस चीज़ को ठुकरा सकते हैं, पर हमारे पास इससे भी बड़ा प्रूफ है। हमारा यूनिवर्स बहुत विशाल है, जिसमें 200 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स है, और अगर ड्रेक इक्वेशन की माने तो हमारी गैलेक्सी में ही 1 मिलियन से भी ज़्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन है, पर हमें आज तक कोई नहीं मिला। तो कहाँ गए सारे? क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? मैक्स टेगमार्क, जो MIT में एक कॉस्मोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं कि सिमुलेशन थियोरी का सबसे बड़ा प्रूफ तो हमारे फिजिक्स के लॉज ही है। स्पीड ऑफ लाइट को लिमिटेड रख के जिन्होंने भी ये सिमुलेशन बनाया, उन्होंने ये निश्चित किया कि हम स्पेस में बहुत दूर ना जा पाए। 2017 में एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में ये प्रूव किया कि हमारे DNA में कंप्यूटर कोड डाला जा सकता है। अगर हम नेचर में देखें तो हर जगह हमें मैथ्स दिखता है, जैसे कि फिबोनाची सीक्वेंस। इसमें पहले 2 नंबर्स 0 और 1 होते हैं और फिर उसके बाद आने वाला हर नंबर पिछले 2 का एडिशन होता है, जैसे कि 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5 और इसी तरह आगे। या फिर द गोल्डन रेशियो को ले लीजिए, जो फिबोनाची नंबर से ही हमें मिलता है, और ये रेशियो है 1.618, जो हमें नेचर में हर जगह मिलता है। आप दुनिया का कोई भी मधुमक्खी का छत्ता ले लीजिए और उसमें आप फीमेल बीज और मेल बीज को डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा 1.618। फ्लावर्स में हमें फिबोनाची सीक्वेंस देखने को मिलता है, ह्यूमन बॉडी में भी हमें यही सीक्वेंस देखने को मिलता है। हम किसी भी चीज़ को स्टडी करें, चाहे वो कितनी भी छोटी या बड़ी हो, उसमें पैटर्न्स और रूल्स होते ही हैं, और जिसे हम प्रोग्राम भी कह सकते हैं।
एक पूरे यूनिवर्स को सिम्युलेट करने के लिए बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी चाहिए जो अभी हमारे पास नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। मूर्स लॉ की माने तो हर 18 महीने में कंप्यूटिंग पावर डबल हो जाता है और पिछले 50 सालों से ये हो भी रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 100 सालों में ह्यूमन इंटेलिजेंस से आगे निकल जाएगी। और आज के वीडियो गेम्स को रियलिटी से अलग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, पर पूरे यूनिवर्स को सिम्युलेट करने के लिए हमें बहुत ही बड़ा और पावरफुल कंप्यूटर चाहिए, या फिर एक डायसन स्फीयर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी स्टार की 100% एनर्जी को यूज़ कर पाए। इसीलिए फेमस फिजिसिस्ट डॉक्टर मिचियो काकू इस थियोरी को नहीं मानते, पर सिम्युलेशंस ऐसे काम नहीं करते। एक 3D वीडियो गेम में पूरा वर्ल्ड एक साथ नहीं बनता, पर उतना ही बनता है जितना एक प्लेयर देख सके और उससे इंटरैक्ट कर सके। अगर हम एक सिम्युलेशन में जी रहे हैं तो जिन्होंने भी यह बनाया वो यही सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे, और इसका प्रूफ भी है। सिम्युलेशन थियोरी को सपोर्ट करने वाले यही कहते हैं कि वीडियो गेम्स से हम प्रूव कर सकते हैं कि हम एक आर्टिफिशियल रियलिटी में जी रहे हैं। वीडियो गेम में उतना ही डेटा बनता है जितना कि एक प्लेयर देख सके। अगर आपको दूर एक कार या बिल्डिंग दिख रही है तो वो कार या बिल्डिंग का पूरा डेटा नहीं बनता, पर जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं वैसे वैसे उसकी डिटेल से ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा अच्छी होती जाती है। और कार और बिल्डिंग का इंटीरियर का डेटा भी तब तक नहीं बनता जब तक एक प्लेयर उसके अंदर ना जाए। अगर हम एक सिम्युलेशन में जी रहे हैं तो हमारी रियलिटी भी इसी तरह काम करेगी, और इसे हम टेस्ट भी कर सकते हैं। इस टेस्ट या एक्सपेरिमेंट का नाम है द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में एक स्टील की शीट होती है जिसमें वर्टिकल स्लिट बनाया होता है, और एक तरफ से पार्टिकल्स को फायर किया जाता है तो दूसरी तरफ हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है। अब अगर हम पार्टिकल्स के बदले वेव्स रख दें तो हमें कुछ इस तरह का पैटर्न दिखेगा। अब हम इसमें एक और स्लिट ऐड कर देते हैं। अब वेव्स इसमें से निकल के एक दूसरे से टकरा के कुछ इस तरह का पैटर्न क्रिएट करेगी, जिसे इंटरफियरेंस पैटर्न कहते हैं। तो पार्टिकल्स जब निकलते हैं तो उसे क्लम्पिंग पैटर्न, और वेव्स जब निकलती है तो उसे इंटरफियरेंस पैटर्न कहते हैं। अब अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को पास करें तो क्लम्पिंग पैटर्न देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता और हमें एक इंटरफियरेंस पैटर्न देखने को मिलता है। अब साइंटिस्ट को इसकी वजह पता लगानी थी तो उन्होंने एक डिटेक्टर ऐड कर दिया जो इलेक्ट्रॉन्स को रिकॉर्ड करे स्लिट्स से गुजरते हुए। पर तभी सबसे अजीबोगरीब घटना हुई। जब डिटेक्टर को इंस्टॉल किया गया तो इंटरफियरेंस पैटर्न चली गई और क्लम्पिंग पैटर्न दिखी, और जब डिटेक्टर को बंद किया गया तो वापस से क्लम्पिंग पैटर्न आ गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे पार्टिकल्स को पता है कि उन्हें कोई देख रहा है। जॉन व्हीलर ने भी यही एक्सपेरिमेंट किया, पर उन्होंने डिटेक्टर को तब तक एक्टिवेट नहीं किया जब तक इलेक्ट्रॉन्स स्लिट से गुजर नहीं जाते। जब इलेक्ट्रॉन स्लिट से गुजरे तब वो वेव्स की तरह थे, पर अचानक जब डिटेक्टर को ऑन किया गया तो वो बीच रास्ते में ही पार्टिकल्स बन गए। क्या आपको अभी भी लगता है कि हम एक सिम्युलेशन में नहीं हैं? ये तो एक एक्सपेरिमेंट था जो एक लैब में किया गया, पर क्या होता है जब हम यूनिवर्स को देखते हैं या फिर टेलीस्कोप से कोई गैलेक्सी को जो 100 मिलियन लाइट ईयर्स दूर हो? वीडियो गेम्स की तरह ही ये सारे स्टार्स और गैलेक्सीज सिर्फ प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, और इनके बहुत ही करीब जाना होगा तब जाके इनकी डिटेल्स और भी ज़्यादा क्लियर हो। पर स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट की वजह से वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्वांटम मैकेनिक्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट, ये सब चीज़ें तभी मायने रखती है जब कोई प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि एक प्रोग्राम ही खुद के बनाए हुए लॉज और रूल्स को तोड़ सकता है। तो ये सिम्युलेशन किसने बनाया? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जब आप सिम्युलेशन क्रिएटर्स के बारे में सोचते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो हमारी समझ से परे है,
जो स्पेस और टाइम से परे है, तो आपको यही लगेगा कि मैं किसी गॉड को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे हम ये प्रूव नहीं कर सकते कि हम एक सिम्युलेशन में नहीं हैं, वैसे ही ये प्रूव नहीं कर सकते कि गॉड नहीं है। अगर कोई चमत्कार होता है या फिर कोई भयानक घटना, तो हम ये कह सकते हैं कि यह सिम्युलेशन का ही हिस्सा है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ये सारा भगवान का किया हुआ है। चाहे आप गॉड में बिलीव करें या सिम्युलेशन थियोरी पे, क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है।